अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां लोग जिंदगियां बचाने जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर वही सुरक्षित जगह अचानक एक जानलेवा खतरे में बदल जाए। आज के इस विश्लेषण में हम हेल्थ केयर सुविधाओं में अग्नि और जीवन सुरक्षा यानी फायर एंड लाइफ सेफ्टी के बेहद गंभीर विषय पर बात करेंगे। ये एक ऐसा अदृश्य कवच है जो हर दिन बिना दिखाई दिए लाखों मरीजों और हेल्थ केयर वर्कर्स की रक्षा करता है। एक पल के लिए इस भयावह मंजर की कल्पना कीजिए। पहले अफरा तफरी, फिर हर तरफ धुआं। मरीजों को किसी तरह उठाया गया। आईसीयू में बहुत गंभीर मरीज थे। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एससीबी मेडिकल आईसीयू में लगी आग के एक चश्मदीद का रोंगटे खड़े कर देने वाला बयान है। जब किसी अस्पताल में ऐसी इमरजेंसी आती है तो दांव पर वो अनगिनत जिंदगियां होती हैं जो पहले से ही अपनी सांसों के लिए संघर्ष कर रही हैं। अब एक अहम सवाल उठता है कि अस्पताल बाकी इमारतों से इतने अलग और संवेदनशील क्यों है। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, ऐसे मरीज जो चल फिर नहीं सकते या बेसुध हैं। दूसरा, पूरे अस्पताल में मौजूद ऑक्सीजन और दूसरी मेडिकल गैसें जो आग को पल भर में भड़का सकती हैं। और तीसरा, उन भारी भरकम जीवन रक्षक उपकरणों को चलाने वाला जटिल इलेक्ट्रिकल लोड। ये तीनों फैक्टर मिलकर अस्पताल को आग के प्रति बहुत ज्यादा वल्नरेबल यानी संवेदनशील बना देते हैं। इसी भयानक अराजकता को रोकने के लिए एक मजबूत और स्ट्रक्चर्ड ढाल तैयार की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2026 के राष्ट्रीय दिशा निर्देश यानी नेशनल गाइडलाइंस तैयार की हैं। ध्यान रहे, यह दस्तावेज केवल पन्नों का पुलिंदा या कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। ये एक ऐसा जरूरी सिस्टम है जिसे खास तौर पर अस्पतालों में आग से होने वाले विनाश को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आज की इस चर्चा में हम इन 5 मुख्य पहलुओं को डिकोड करेंगे। पहला, हेल्थ केयर में असली खतरे क्या हैं। दूसरा, इसे मैनेज करने का गवर्नेंस फ्रेमवर्क। तीसरा, हाई रिस्क वाले क्षेत्रों की पहचान। चौथा, इमरजेंसी रिस्पॉन्स। और आखिर में बचाव के वो कदम जो असल में काम आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। हेल्थ केयर में आखिर सबसे बड़ा खतरा क्या है। अगर आप सोचते हैं कि अस्पताल में आग लगने की कोई बहुत असाधारण वजह होती होगी तो आप हैरान रह जाएंगे। राष्ट्रीय अध्ययन बार बार एक ही मुख्य अपराधी की ओर इशारा करते हैं और वो है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, जैसे कि साधारण शॉर्ट सर्किट या एयर कंडीशनर की खराबी। इसके अलावा ज्वलनशील रसायन, सामान को गलत तरीके से स्टोर करना और बैटरी स्टोरेज डिवाइस भी बहुत बड़े कारण हैं। ये दिखाता है कि रोजमर्रा की जरा सी लापरवाही कैसे एक बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, गवर्नेंस फ्रेमवर्क, यानी ये सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी। सच कहूं तो सुरक्षा किसी एक व्यक्ति के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। इसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स के जरिए बहुत अच्छे से बांटा गया है। अस्पताल प्रशासन बजट और नियम सुनिश्चित करता है, कमेटी नीतियों की समीक्षा करती है और कर्मचारी ग्राउंड लेवल पर बचाव कार्य में मदद करते हैं। हर एक स्तर पर एक साझा जिम्मेदारी है, जिससे सुरक्षा का एक बेहद मजबूत और मल्टी लेयर्ड जाल बनता है। लेकिन इस पूरे सिस्टम में एक बहुत ही क्रिटिकल रोल होता है फायर सेफ्टी ऑफिसर यानी एफएसओ का। 15 मीटर से ऊंचे या 250 से अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों के लिए ये पद होना बिल्कुल अनिवार्य है। इनका काम सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर्स चेक करना नहीं है, बल्कि स्टाफ को ट्रेनिंग देना, मॉक ड्रिल करवाना और शहर की फायर ब्रिगेड के साथ सीधा संपर्क बनाए रखना भी इन्हीं का काम है। यही वो इंसान है जो सुनिश्चित करते हैं कि सेफ्टी प्लान सिर्फ फाइलों में ना रहें, बल्कि जमीन पर काम करें। अब आते हैं हमारी चर्चा के तीसरे पॉइंट पर, आइडेंटिफाइंग हाई रिस्क एरियाज, यानी अस्पताल में सबसे ज्यादा खतरे वाली जगहों को पहचानना। देखिए, अस्पताल का हर कोना एक जैसा नहीं होता। एक तरफ हमारे पास आईसीयू, एनआईसीयू, मेडिकल गैस स्टोरेज और किचन जैसे हाई रिस्क एरिया हैं, जहां जरा सी भी चिंगारी तबाही मचा सकती है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक कार्यालय या कॉन्फ्रेंस रूम जैसे लो रिस्क एरिया होते हैं। जगहों को इस तरह बांटना इसलिए बहुत जरूरी है ताकि संसाधन और ध्यान वहां सबसे ज्यादा लगाए जा सके जहां खतरा सबसे बड़ा है। पर सिर्फ खतरे की पहचान कर लेना ही काफी नहीं है। इन सभी जगहों का पीरियोडिक असेसमेंट यानी अनिवार्य जांच हर तिमाही में या फिर किसी भी बड़े कंस्ट्रक्शन बदलाव के बाद होनी ही चाहिए। साथ ही साल में एक बार पूरा फायर सेफ्टी ऑडिट और एक अपडेटेड फायर हैजर्ड रजिस्टर भी जरूरी है। सच तो ये है कि लगातार अलर्ट रहना ही बचाव की असली चाबी है। चलिए
अब चौथे और सबसे एक्शन ओरिएंटेड हिस्से पर आते हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्स। अगर कभी आग लग ही जाए तो क्या होगा? घबराहट की जगह एक बेहद सटीक और व्यवस्थित प्रोटोकॉल तुरंत चालू हो जाना चाहिए। पहला कदम, तुरंत आग का पता लगाना और अलार्म बजाना। दूसरा, फायर कमांड सेंटर का एक्शन में आना। तीसरा, वहां मौजूद स्टाफ का मोर्चा संभालना। और चौथा, इवैक्यूएशन यानी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना। ये 4 कदम सुनिश्चित करते हैं कि उस अफरा तफरी के बीच भी एक सधा हुआ एक्शन प्लान काम करे। इवैक्यूएशन की बात करें तो अस्पताल में लोगों को बाहर निकालना कोई आम बात नहीं है। ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए हर फ्लोर का अपना एक मैप होना चाहिए। सबसे अहम है प्रोग्रेसिव इवैक्यूएशन की प्रक्रिया। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को एक सुरक्षित जगह से दूसरी सुरक्षित जगह ले जाना पहले से तय होना चाहिए, और अंत में सभी के लिए एक निर्धारित असेंबली पॉइंट होना चाहिए जहां सब इकट्ठा हो सके। और क्या आप जानते हैं कि इस मुश्किल निकासी प्रक्रिया के दौरान सबसे भारी जिम्मेदारी किन पर होती है? क्रिटिकल केयर यूनिट्स में इसका सबसे बड़ा भार हमारे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स पर होता है। वे सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग स्टाफ की मदद से उन मरीजों को सुरक्षित निकालने का नेतृत्व करते हैं जो खुद अपनी जगह से हिल तक नहीं सकते। ऐसे वक्त में उनका यही नेतृत्व और हिम्मत ढाल बनकर काम आती है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर, प्रिवेंशन इन एक्शन, यानी ऐसे कदम उठाना कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स की कभी नौबत ही ना आए। जैसा कि हमने शुरू में देखा था, बिजली के फॉल्ट्स आग का सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए रोज़मर्रा की इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सबसे अहम है। जैसे एक ही सॉकेट में बहुत सारे प्लग लगाकर ओवरलोडिंग से बचना, सही वॉट क्षमता वाले सॉकेट्स का इस्तेमाल करना, तारों को उलझड़ने से बचाना और गर्मी पैदा करने वाले उपकरणों के आसपास पर्याप्त खाली जगह रखना। सुनने में ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन यही वो व्यवहारिक कदम है जो बड़ी त्रासदियों को टालते हैं। एक बात जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, आप चाहे कितने भी महंगे उपकरण या अलार्म लगा लें, वो भौतिक ढांचा तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि अस्पताल में एक मजबूत सेफ्टी कल्चर न हो। लगातार स्टाफ की ट्रेनिंग, नियमित रूप से होने वाली मॉक ड्रिल और जागरूकता ही इस ढांचे को टिकाए रखती है। लोकल फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर काम करना इस संस्कृति को और भी ठोस बनाता है। तो आज के इस विश्लेषण के अंत में मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। क्या अस्पतालों में फायर सेफ्टी महज एक सरकारी नियम है, एक चेकबॉक्स जिसे बस टिक करना है, या फिर ये वो अदृश्य साझा नैतिक जीवन रेखा है जो असल में जीवन बचाना संभव बनाती है?